नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की हो गई है। उपचुनाव की राजनीति सरगर्मियाँ जोरों पर हैं। ऐसे में हम बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी की, सम्मान निधि की और फसल बीमा की। इसमें से कौन सी योजना किसानों के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, इस बारे में भी सबसे ईमानदारी से विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 कृषि विधेयकों को फाइनली मंजूरी दे दी है और यह विधेयक अब बन गए हैं कानून। तो इन सभी विधेयकों के बारे में एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी। ये विधेयक है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन कानूनों का उद्देश्य है देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसान की आय बढ़ाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले विधेयक के बारे में, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पर भी अपनी उपज को बेचने की अनुमति किसानों को अभी तक नहीं थी? तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मैं बात करूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी किसान जानते हैं, जब भी हम किराना का छोटा मोटा सामान बच्चों से मंगवाते हैं तो उनको अनाज देते हैं। जब हमें क्विंटल 2 क्विंटल की मात्रा में अनाज बेचना होता है तो हम किराना की दुकान पर ही उसको बेच देते हैं। हाँ, जब बड़ी मात्रा में हमको अनाज बेचना होता है तब ज़रूर हम मंडियों का रुख करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि अन्य जगहों पर बेचने पर पाबंदी थी, ऐसा इसलिए हमें करना पड़ता था क्योंकि हमें और जगहों पर उपज को सही दाम मिलने की अनुमति तो है, कोई रोक टोक यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि अन्य जगहों पर सही दाम नहीं मिलते थे। मंडियों में सही दाम के कारण किसान खुद ही बेचने जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखकर हम बात करें तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई पाबंदी किसान के सामान बेचने पर थी। हमारी जो मंडी है उसके अलावा दूसरी मंडियों में भी हम ले जाते थे, दूसरे ज़िले में भी ले जाते थे और बेरोक टोक सामान ले जाते रहे हैं। पिछले 15-20 साल का अनुभव तो कम से कम मुझे भी है और मैंने अनुभव इस बात को किया है। अगला जो विधेयक है उसकी बात करें उससे पहले एक और चीज़ हम ये देख लें कि हमने बात की केवल मध्य प्रदेश की। हो सकता है कि अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ज़्यादा पाबंदियाँ हों, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य 28 राज्य भी, बल्कि 29 राज्य हो गए हैं अब तो, जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दें तो अन्य 29 राज्यों में हो सकता है कुछ पाबंदियाँ हों। तो अब समान तौर से पाबंदियाँ हट जाएगी। बात करें दूसरे विधेयक या कानून की तो यह है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। इसमें किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा या कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, इसकी हम एक एक करके बात करें। हमने देखा है बहुत सारी फसलों में अभी भी व्यापारी या कंपनियां किसानों के खेतों से सामान ले जाती है, ख़ास तौर पर आलू, लहसुन, ऐसी चीज़ों को। यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि जब एकदम से बाज़ार में भाव इसके बढ़ते हैं, किसानों को उसकी भनक भी नहीं होती। उस समय यह व्यापारी एकदम टूटते हैं, किसानों के पास पहुँचते हैं और उनका जो माल है वह औने पौने दाम में खरीद लेते हैं। लहसुन ऐसी चीज़ है कि इसके दाम एकदम से बढ़ते हैं, किसानों को जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए बाज़ार में दाम एकदम पहुंच गए 70-80 और जो स्थानीय बाज़ार है वहां पर दाम चल रहे हैं 20 रुपये किलो। ऐसे में ये जो बिचौलिए हैं, व्यापारी है, एकदम से किसानों के पास पहुंचते हैं और 40-50 रुपये किलो में वह लहसुन खरीद लेते हैं और 80 से 100 रुपये किलो तक बेच देते हैं। तो यहाँ पर
ये जो कानून है, मुझे नहीं लगता कि पहले से यह सुविधा नहीं उपलब्ध थी, लेकिन यह जो कानून है ख़ास तौर पर रिलायंस जैसी जो बड़ी रिटेलर्स कंपनियां हैं या बड़े ब्रांड हैं, ख़ास तौर पर उनको यह सुविधा देने के लिए है, ताकि वह क्योंकि कंपनियों पर कंपनी कानून लागू होता है और कंपनियां कानून से बंधी हुई होती है, तो उनको एक प्रकार की स्वतंत्रता किसानों के खेतों से अनाज को ले जाने की रहेगी। बात करें अगले कानून की, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करें तो जो छोटे किसान हैं वह तो चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास पैसों की इतनी उपलब्धता होती नहीं है, उनको लगातार पैसों की ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, जैसे कि सोयाबीन या अन्य फसल हो गई जिनको सरकार MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। सरकार यहाँ पर भी एक चालाकी करती है कि बहुत ही देर से खरीदती है, जब 90% किसानों का जो उत्पाद है वह बेच दिया जाता है, तब खरीदी की व्यवस्था सरकार करती है। तो यहाँ पर MSP का फ़ायदा भी केवल बड़े किसानों को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम किसानों को ही मिल पाता है, छोटे किसान तो होल्ड कर ही नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा व्यापारियों को। कैसे? वह माल को ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाएंगे, काला बाजारी इससे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा समय तक होल्ड कर पाएंगे तो ऐसे में चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। जब चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो ये होल्ड करेंगे, जब कीमतें बढ़ेगी तो भी ये होल्ड करेंगे, और जब इनके मुताबिक कीमतें हो जाएंगी बढ़ती बढ़ती, तब ये फिर बाज़ार में एकदम पहुंच जाएंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। नए कानून का उद्देश्य यहाँ पर सरकार बताती है कि किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति APMC मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों में ऐसा माल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। तो जहाँ तक मुझे जानकारी थी इन कानूनों के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोक समता पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में लोक समता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई है। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गरीबों और किसानों की ही चिंता की है। संबल योजना, राहत की राशि, फसल बीमा योजना का लाभ, अनाज आपूर्ति जैसे अनेक निर्णय हमने गरीबों के हित में किए। आखिर सरकार गरीबों की ही तो है। हमारा और लोक समता पार्टी का लक्ष्य एक ही है, जनता की भलाई। ये बातें कही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। तलाशी अभियान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद मेरे सभी आत्मीयजन बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं यहाँ हिमालय की तलहटी में चारों तरफ गंगा की धारा से घिरे हुए वंदे मातरम कुंज में हूँ। हम सभी साध्वी सुश्री उमा भारती के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इन्हीं की बदौलत है कि आज भाजपा सत्ता में है। सबसे पहले जो वोटिंग उस समय हुई थी 2008 की शायद बात है। यदि मैं सही हूँ तो, सही नहीं हूँ तो आप करेक्ट कर दे, कमेंट करके बता दीजिए। उस समय जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तब उमा भारती का चेहरा ही सभी को दिखाया गया था। शिवराज सिंह चौहान जी को कोई जानता भी नहीं था।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय श्री जसवंत सिंह पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ आजीवन देश की सेवा करते रहे। एक सैनिक के रूप में मातृभूमि की सेवा करने के बाद आपने केंद्रीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 विधायक पद के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट हम यहाँ पर देखें तो जावरा से पंकज उपाध्याय कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सुमावली से अजब कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पौरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, सुर्खी से मिसेस पारुल साहू जो कि हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई है, मानदाता से उत्तम राज नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बन्ना और सुवासरा से राकेश पाटीदार, ये कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान और खेती बाड़ी पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन जितना किसान कमाता है उसको उसका वाजिब मूल्य, उसका हक नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर मैंने कुछ सर्वे किए हैं अपने इसी चैनल के जरिए। तो ये देख लेते हैं उनके नतीजे क्या आए हैं। आप भी अपनी राय इन सर्वे में दे सकते हैं। बेस्ट ज्ञान चैनल पर जाकर के कम्युनिटी टैब में जाएं। कम्युनिटी टैब पर जाकर के आप इन सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी समझ में देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो यहाँ पर 83% लोगों का मानना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है वह ज़रूरी है। 415 लोगों ने इस मामले में वोटिंग की है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी है, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलता है, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी क्यों नहीं? यदि आपको भी यह सवाल जायज़ लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हम किसानों की बात पहुंचा पाए। एक मैंने सीधा सा कटु सत्य वाला सवाल पूछ लिया। देख सकते हैं किसानों का भला करने वाली पार्टी कौन सी है। 48% लोगों का मानना है कि बीजेपी और 52% लोगों का मानना है कि कांग्रेस। 613 लोगों ने इसमें वोटिंग की है। आप भी यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। एक और प्रश्न मैंने किसानों के हित में ही पूछा था कि आपके विचार में भारतीय नेताओं द्वारा की गई सबसे झूठी घोषणा कौन सी है? विधानसभा उपचुनाव 2019 के संबंध में आपकी अन्य कोई राय भी कमेंट करके बताएं। यहाँ पर 16% लोगों ने हर भारतीय गरीब के खाते में 15 लाख जमा होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कालेधन के संबंध में जो बात कही थी, इस बात को सबसे बड़ा झूठ माना है। बेरोजगारों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते वाली बात को 9% लोगों ने सबसे बड़ा झूठ माना है। एक्चुअली सबसे बड़ा झूठ इसलिए भी यह नहीं रहा क्योंकि इस पर पहले से ही लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अगले 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ होगा। 50% यानी कि आधे लोगों का मानना है कि किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है कर्ज माफ़ी न करके। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 12% लोगों ने इसको झूठ माना है। जबकि किसान कर्ज माफ़ी, अतिथि नियमितीकरण, नहीं तो मैं सड़क पर आंदोलन करूंगा, 13% लोगों का मानना है कि यह सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों, एक और सर्वे मैंने किया था। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आप किस उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे? अब इनकी संख्या 28 हो गई है। जो सब किसानों का कर्ज माफ़ करें, 54% लोग का मत है कि हम उनको जिताएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि किसान कर्ज माफ़ी क्यों ज़रूरी है। जो भी पार्टी, व्यक्ति या नेता किसानों के हित में यदि वास्तव में बात करता है तो उसको किसान कर्ज माफ़ी करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसी के बाद में किसान का हित हो सकता है।
देखिए, कोई भी मकान आप बनाते हैं, जब नींव तैयार करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो गड्ढे हैं उनको समतल किया जाए। यदि आप गड्ढे नहीं भरोगे और सीधे सीधे मकान का निर्माण चालू कर देंगे तो संभव नहीं है कि मकान मजबूत बनेगा। ठीक यही बात किसानों के संबंध में लागू हो सकती है। यदि आप किसान पर कर्ज है वही माफ़ नहीं करते और कहते कि 2000 रुपये से किसान का भला हो जाएगा। भाई 2 लाख रुपये उसका कर्ज है और 2000 रुपये आप उसके खाते में डाल रहे हो साल में 2 बार, तो 4000 रुपये से तो किसान की स्थिति यह है, उसका खर्चा इतना होता है कि उसको बघार भी नहीं लगता। सब्जी में जो बघार होता है ऊँट के मुंह में जीरे के समान यह राशि होती है। इसी प्रकार से आप फसल बीमा की बात करते हैं तो फसल बीमा तो पहली बात तो जितने किसान हैं उनमें से आधे को ही इसका लाभ मिलता है और उन आधों में से भी आधे आपने छोड़ दिए हैं। तहसील की तहसील, गांव की गांव और किसानों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में फिर किसान में असंतोष क्यों नहीं पैदा होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा माध्यम किसानों का भला करने का एकमात्र है तो वह है किसान कर्ज माफ़ी। एक और सीधी सी बात समझने की जो यह है कि किसान कर्ज माफ़ी आप करते हैं, 50,000 भी आप माफ़ करते हैं तो आप पर एक बड़ा वजन पड़ता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था भी गतिशील होती है, क्योंकि किसान को जो पैसा मिलता है उसे वो कहीं ना कहीं खर्च करता है। खर्च करेंगे तो शासन को ही आय होगी, आय पर टैक्स लगेगा। इस प्रकार से शासन की आय में ही बढ़ोतरी उससे होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।